स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का म्यूट करके स्क्रीन शेयर करता हूं आपके सामने। तो प्रीवियसली आपको पता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में था। तो आज हम उसी की कंटिन्यूशन में चलेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन आप लोगों को समझ आ गई थी, तो अब हम आगे चलेंगे एक्सिलरी इक्वेशन से कि अब उसकी जो सिचुएशन है, मतलब एक्सिलरी इक्वेशन एक कैसे निकालते जाते हैं। ये देखें, मैंने आपके सामने एक सेकंड ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लिखी हुई है। इसमें ए बी सी कांस्टेंट है, तो इसको मैंने लिखा भी था प्रीवियस लेक्चर में। ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो अब हम इसके एक्सिलरी इक्वेशन निकालने लगे हैं। तो मैंने कहा था एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि अब y इक्वल टू e की पावर k x पुट कर देंगे। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकला हुआ है, ये सेकंड डेरिवेटिव निकला हुआ है। तो यहाँ से जब हम ये सारी वैल्यूज पुट की तो ये आपके पास टर्म बन गई, क्योंकि ये देखें यहाँ पुट हुई, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म यहाँ आएगी। तो ए साथ ये वाला आंसर प्लस बी और आगे डी वाई बाई डी एक्स का आंसर ये वाला, तो बी के इंटू ई की पावर के एक्स आ गया, प्लस सी ई की पावर के एक्स, तो y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास e की पावर एक के एक्स कॉमन है, तो हमारे पास आ गया ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगेन वही लॉजिक यूज की कि e पावर के एक्स तो 0 नहीं होता, तो इसका मतलब ब्रैकेट वाली टर्म 0 हो गई। अब ये वाली टर्म हमने 0 रख ली, और ये इसकी एक रिक्वायर्ड एक्सिलरी इक्वेशन बनी जनरल, ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो बड़ी आसानी के साथ स्टूडेंट्स हमने बना ली। आगे चलते हैं। अब ये आपके सामने मैं एक की पॉइंट रख रहा हूँ कि ए डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू 0, इसकी ये एक्सिलरी इक्वेशन बनती है। दिस वन इज द एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब भी हम y ये पुट करते हैं। ये की पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। आगे चलते हैं। तो आपने ये कुछ आपके टास्क हैं, इसमें आपने इनकी एक्सिलरी इक्वेशंस लिखनी है। अगेन सॉल्व नहीं करना बेशक अभी आप सिर्फ इनकी एक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे। तो ये 4 टास्क हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। दैट इज वेरी सिंपल इन फैक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब आपके लिए हैं। Solving the auxiliary equation gives the values of k which we need to find the complementary function. Again, आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ बातें सीखी थी कि जब भी हम एक्सिलरी इक्वेशन को निकालते हैं तो उससे हमें k मिलता है, और k की बुनियाद पे हम एक उसका फंक्शन निकाल लेते हैं जो कि कम्प्लीमेंट्री होता है। Clearly the nature of roots will depend upon the values of a, b and c. ये जो a, b और c पिछले इक्वेशंस में थे, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये वाले, ये ए बी सी या इधर यहाँ पे ये उधर, तो कहते हैं कि जिस तरह की इनकी वैल्यूज होंगी इस पे के की वैल्यूज डिपेंड करेंगी। और ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बी स्क्वायर 4ac से ग्रेटर हो, ये डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कहते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, उसमें लिखा है बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपको पता है कि इस केस में रूट्स जो होते हैं इक्वेशन के वो रियल भी आते हैं और डिस्टिंक्ट भी आते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स हैं तो दोनों रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। कब? जब बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac होगा। द टू वैल्यूज ऑफ k thus obtained। अब k की 2 वैल्यूज होंगी, अभी नहीं पता हमें, जनरल बात करते हैं। एक वैल्यू k1 हो गई, दूसरी वैल्यू k2 होगी। विल अलो अस टू राइट डाउन द इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। इसका मतलब 2 सोल्यूशन हो गए ना, वही बात हो गई पिछले वाली, y1 e की पावर k1x और y2 e की पावर k2x। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का बन जाएगा ये वाला, y ऑफ x इक्वल टू a e की पावर k1x प्लस b e की पावर k2x। मैं रिपीट करता हूँ, 3 पॉसिबल सिचुएशंस हैं। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी थी, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ रूट या नेचर ऑफ रूट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, या मैंने लिखा है बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, तो फिर रूट्स होते हैं रियल और डिस्टिंक्ट। तो इस केस में जो सॉल्यूशंस आएंगे वो ये आएंगे। अगर k1 एक रूट है, k2 दूसरा रूट है, तो हम सॉल्यूशन को इस तरह लिखते हैं। ये अब आपने ध्यान में रखना है। अब ये मेथड हम सीखना शुरू हो गए हैं। y इज इक्वल टू e की पावर k1x
and y2 of x equal to e की power k2x, and so the general solution of the differential equation will be this: y of x equal to a e की power k1x plus b e की power k2x. केस 1 कंप्लीट हुआ, तो इसको मैंने देखें की पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया कि इफ द जनरल इक्वेशन हैज रियल डिस्टिंक्ट रूट्स से k1 and k2, complementary function will be yc of fx a e की पावर k1x plus b e की पावर k2x. तो ये की पॉइंट आपने याद रखना है। अब दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो रूट इक्वल आ जाए। ये देखें केस 2, on the other hand if b square is equal to 4ac the roots of the auxiliary equation will be equal. मतलब ये दोनों सेम रूट्स आएंगे, जैसे 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, मतलब दोनों जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। इक्वल का मतलब ये है बी स्क्वायर जब भी 4ac के बराबर होता है तो रूट्स को हम रिपीटेड भी कहते हैं कि सेम रूट, जैसे x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाता है, x इज इक्वल टू 2 2 आ जाता है। In this method we will therefore one yield only one independent solution. In this case special treatment is required. अभी हम इसकी बात करेंगे क्योंकि अब इस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशंस हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। तो यील्ड ओनली वन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, इसमें ये होगा कि एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा। तो अब हम इसकी बात आगे चल के करेंगे। जल्दी से तीसरा केस भी समझ लेते हैं। दूसरा केस मैं रिपीट करता हूँ। पहला केस क्या था? रूट्स डिस्टिंक्ट आएंगे, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, तो रूट्स दो रूट्स आएंगे वो मुख्तलिफ, मतलब एक का आंसर 2 एक आंसर 3 सॉरी। दूसरा केस ये बन सकता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाए, तो इस केस में जो रूट्स आएंगे एक्सिलरी इक्वेशन के वो इक्वल आएंगे और मसलन 2 2 हो गया। तो इस केस में सॉल्यूशन वन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। इस केस को भी आगे देखेंगे कि स्पेशल ट्रीटमेंट हम देखते हैं इस केस के लिए रिक्वायर है। केस 3, अगर बी स्क्वायर लेस देन 4ac आ जाए देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। इस केस में रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, दैट इज k1 एंड k2 बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को पता है, जैसे आ जाए 1 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं। The procedure of the dealing such cases will become apparent in the following examples. अब देखते हैं जरा इस केस में सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल। तो ये एक आप देखें, a इसमें 1 है, b इसमें 3 है, c इसमें -10 है। तो हम इसमें y = a की पावर e की पावर k x पुट करते हैं और एक्सिलरी इक्वेशन आते हैं। ये इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। आपने हल किया, देखें ये आ गया k - 2 k + 5। तो देखें a = 2 k = -5, देखें यहाँ पे दोनों आंसर मुख्तलिफ हैं। तो पहला केस होगा रियल भी हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, दो आंसर्स हैं और दोनों मुख्तलिफ हैं। तो पहला केस आ गया केस 1 के रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और इस केस में समझ लें ये k1 है और ये k2 है, तो ये सॉल्यूशन बन गया y1 और ये सॉल्यूशन बन गया y2। तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन बना वो आपके पास ये बना y = a e की पावर 2x plus b e की पावर -5x। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल थी, हमने एक एक्सिलरी इक्वेशन बनाई। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये एक्सिलरी इक्वेशन, अगर ये प्रोसेस आप ना भी करें तब भी ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। आप डायरेक्ट भी एक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया कि मैंने की पॉइंट बताया था आपको एक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका कि a k² b k + c, तो ये एक्सिलरी इक्वेशन बनती है। इसको आप हल करेंगे, दो आंसर्स आए हैं, आंसर चेक कर रहे हैं किस केस में फाइल करते हैं। तो ये केस 1 में फाइल कर रहे हैं, कैटेगरी 1 में। कैसे? रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो दो सॉल्यूशन इसके आगे, एक y1 = e की पावर 2x, एक आ गया y2 = e की पावर -5x, और ये आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये देखें d² y/dx² + 4y = 0, ये दूसरी एग्जांपल है। तो d² + 4y आपके पास आ जाएगा, लेट y = अगेन e की पावर kx रखा, तो हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाने लगे हैं। ये आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन बनी k² + 4 = 0, तो यहाँ से k² आ गया -4 के बराबर। तो देखें k की वैल्यू आ गई +-। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम हो गया इंटरनेट के अंदर। आई विल सी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके लिए।
ये मैंने स्क्रीन आपके लिए शेयर की, दिस वन। एनीवेज ये देखें कि दो रूट्स हमारे पास आए। इस बार दफा रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स हैं। जो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे वो इस वक्त इस तरह हम लिखेंगे 2 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा एक्स। वही तरीकाकार जो हमने अभी पिछली एग्जांपल 1 में, एग्जांपल 8 में चेक किया था, बस सिर्फ इसमें आयोटा आ रहा है। तो ये देखें जनरल सॉल्यूशन आपके पास ये बन गया, a e की पावर 2 आयोटा एक्स प्लस b e की पावर माइनस 2 आयोटा एक्स। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन इसको हम आंसर रियल में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे हो इन सच केस इट इज यूजली टू रीराइट द सॉल्यूशन। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज पढ़ी हुई है, आयलर फार्मूला, e की पावर 2 आयोटा x बराबर होता है cos 2x प्लस आयोटा sin 2x, और e की पावर माइनस आयोटा 2x आ जाता है cos 2x माइनस आयोटा sin 2x। ये फार्मूला आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी, और हो सकता है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी कॉम्प्लेक्स का कोर्स पढ़ा हो। ये आयलर फार्मूला है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखें आप, ई की जो पावर है, ये ई की पावर कॉस का एंगल बन जाता है आयोटा को छोड़ के। तो पहला कॉस बनता है, फिर आयोटा, फिर ये साइन बन जाता है साइन 2x। देखें ई की पावर थी 2 आयोटा एक्स, आयोटा को साइड पे कर दे, पीछे बचा 2x, तो cos 2x आयोटा साइन 2x। बिल्कुल उसी तरह ये वाला रिलेशन बन गया। तो अब हमें क्या किया कि हमारे पास दो सॉल्यूशन बन गए, y ऑफ x इक्वल टू a cos 2x प्लस आयोटा sin 2x प्लस b cos 2x माइनस आयोटा sin 2x। इफ नो रीलेबल द कांस्ट। अब यहाँ कांस्टेंट्स मुख्तलिफ आ गए हैं, जैसे अब देखें ना cos 2x का कोफिशिएंट बनता है a प्लस b। देखें ये cos 2x b cos 2x, तो cos 2x कोफिशिएंट बन गया a प्लस b, उसको मैंने नाम दे दिया नया c। अब जरा साइन की तरफ आए, इधर कोफिशिएंट बनता है आयोटा a और इधर बनता है माइनस आयोटा b, तो a आयोटा माइनस b आयोटा को d नाम दे दिया। तो हमने इसका आंसर रख दिया y ऑफ x इक्वल टू c cos 2x प्लस d sin 2x। थोड़े से इसमें टेक्निकल पॉइंट्स थे डियर स्टूडेंट्स, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। ये इक्वेशन थी, इक्वेशन के रूट्स आए, रूट्स आके कॉम्प्लेक्स, तो हमने क्या किया, वैसे तरीकाकार तो वही, मेथडोलॉजी तो वही यूज की, ई की पावर में ले गए। यहाँ तक तो वही काम था, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आगे क्योंकि इसमें आयोटा है तो हमने आयलर फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, और आयलर फार्मूला ये कहता है कि ई की पावर आयोटा एक्स जो होती है वो बराबर होती है cos x प्लस आयोटा sin x। लेकिन यहाँ आयोटा एक्स नहीं है, आयोटा 2x है, तो हम इसको लिख लेते हैं cos 2x प्लस आयोटा sin 2x, और ई की पावर माइनस 2 आयोटा x भी ऐसे ही आ गई। तो हमने बस ये रिलेशन आयलर फार्मूला यहाँ यूज कर लिया। इधर इधर देखें ए आयोटा 2x, ये देखें ए के साथ ये ब्रैकेट बिठा आ गई, और आगे बी ई की पावर माइनस 2 आयोटा x, और ये देखें ये ए की पावर माइनस आयोटा 2x की वैल्यू आ गई। अच्छा आगे चलते हैं, फिर हमने देखा a cos 2x है प्लस b cos 2x है, तो a प्लस b को अपने यहाँ कांस्टेंट दे दिया c। फिर आयोटा sin 2x साथ a है, आयोटा sin 2x साथ आयोटा b है, तो ये इसको नया कांस्टेंट दिया d। तो हमारे पास ये देखें डियर स्टूडेंट्स नया आंसर आ गया। तो अब आपको बात बता दूं, अगर जब भी रूट्स कम्प्लेक्स हों, जब भी रूट्स कम्प्लेक्स हों जैसे 2, तो ये हमेशा प्लस माइनस 2 आयोटा ही आएंगे। मसलन कहने का मतलब ये है कि प्लस, अगर एक दफा 3 आयोटा है दूसरा माइनस 3 आयोटा आएगा, अगर ये 4 आयोटा है दूसरा माइनस 4 आयोटा आएगा, अगर एक 5 आयोटा है दूसरा माइनस 5 आयोटा, दूसरे एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। जब भी किसी आप अलजबराइक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और रूट्स आ जाए कम्प्लेक्स, तो वो दोनों दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ये चीज भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी है, आई नो। तो आपने ये नंबर देखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस माइनस को भी छोड़ देना है, योटा को भी छोड़ देना है। एक टोटका बता रहा हूँ आप लोगों को, ये 2 देखें यहाँ पे आ जाएगा, तो c cos 2x प्लस d sin 2x, ये आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर स्टूडेंट ये स्टेप वालों फॉलो करे देन दैट्स वेरी गुड। शुरू में फॉलो कर लें ताकि आपको पता चले कि ये आंसर कैसे आया है, इसलिए ये सारे स्टेप्स बीच में लिखे हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखें ये नंबर है 2, तो यहाँ cos 2x आ जाएगा और sin 2x आ जाएगा। तो सोचें अगर ये आंसर होता 3 प्लस माइनस 3 होता, तो फिर आप यहाँ 3 लिखते, यहाँ पे भी 3 लिखते। अगर ये होता आप 5, तो यहाँ पे आप 5 लिखते, यहाँ पे 5 लिखते, तो ये आंसर। तो जब कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, केस 3 हो, तो आपका आंसर साइन और काज में आएगा। ठीक, पहला केस क्या था, जब कभी भी रियल हूं और डिस्टिंक्ट हूं, तो फिर आंसर e की पावर में आएगा। अभी भी आंसर e की पावर में था, लेकिन हम इसको बेटर है cos 2x और sin 2x में ले जाएं। तो
दोनों केस में हम लिख सकते हैं, ये बात यहाँ पे ये लिखी y इज इक्वल टू लिख दें या y ऑफ x इक्वल टू लिख दें, बात एक ही है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब देखें एक और प्रॉब्लम हमारे पास आ गया। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी मैंने, अब ये एक्चुअली डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, लेकिन बस मैंने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स लिखा, ए वाई डबल प्राइम लिख दिया, तो ये डेरिवेटिव को डिनोट करने का एक और अंदाज है। तो ये भी आपकी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिख चुके हैं वैसे पहले। इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स, अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स हो, वन रूट विल ऑलवेज बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द। ये देखें बात जो पीछे मैं कर रहा था कि अगर आपको पता चल जाए कि रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो एक रूट दूसरे का कॉन्जुगेट होगा, जैसे +2 आयोटा -2 आयोटा। तो हमने कहा कि अगर कॉम्प्लेक्स है तो K1 आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आयोटा, तो दूसरा आएगा अल्फा माइनस बीटा आयोटा। तो जनरल सॉल्यूशन का फिर ये बनेगा, ये सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे थोड़ी देर के लिए आप इसको इग्नोर कर देंगे, ई की अल्फा एक्स नहीं है, तो बाकी चीजें वही थी जो मैंने पीछे एग्जांपल बताई थी आपको। ये बीटा आयोटा वाला कोफिशिएंट साइन कास के साथ आएगा, आयोटा वाला कोफिशिएंट साइन कास के साथ आएगा। ये कहां से आ गया? ये देखें ना, अगर रियल पार्ट भी हो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं ना, रियल और इमेजिनरी। जो पिछली एग्जांपल थी उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट था। आए देखें, ये देखें, ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, इसमें समझ लें लिखा हुआ है 0 ± 2 आयोटा। तो ये आंसर ऐसे भी तो हो सकता है 1 ± 2 आयोटा, ये आंसर ऐसे भी हो सकता है 2 ± 2 आयोटा, 3 ± 2 आयोटा। तो इसमें रियल नंबर 0 था, तो इसलिए यहाँ पे e की पावर x नहीं आई अलग से, वो e की पावर 0 कर ले 1। लेकिन अब आपको क्योंकि जनरल बात बता रहा हूं, तो जनरल नंबर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कुछ इस तरह होता है। तो अब जो अल्फा होगा जिसमें आयोटा नहीं होगा, इसको रियल पार्ट कहते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो जो रियल पार्ट होता है वो तो e की पावर अल्फा x में जाएगा, क्योंकि उस पर एलर फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। समझ गए बात? उस पर एलर फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें ये काज और साइन आ जाएंगे। अभी ये आपको मैं ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, आए मैं इसको प्रूफ करता हूँ। देखें एग्जाम, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब मैंने पिछला स्टेप मिस कर दिया है क्योंकि आपको चल गया ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब हमें ये दिया हुआ है, अब हमें इसे रूट नहीं निकालने, दिया हुआ है K1 और K2 इसके रूट्स हैं, K1 और K2 इसके रूट्स हैं। तो जब ये K1 और K2 इसके रूट्स हैं तो आपको पता है कि हम जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखते होते हैं, कैसे? e की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक्स और प्लस डी e की पावर अल्फा माइनस बीटा आयोटा एक्स। वही बात जैसे बीटा आयोटा एक्स था, लेकिन अब ये रूट इंटू एक्स, सेकेंड रूट इंटू एक्स, फर्स्ट रूट इंटू एक्स, सेकेंड रूट इंटू एक्स। तो ये तरीका होता है जनरल आपका जनरल सॉल्यूशन लिखने का। सी और डी तो इंटीग्रेशन के कांस्टेंट्स हैं। आगे चलते हैं। आगे मैंने ये किया कि e की पावर अल्फा प्लस बीटा आयोटा को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया, e की पावर अल्फा एक्स और दूसरा आपके पास आ गया e की पावर आयोटा बीटा एक्स। ठीक है, ये अलग अलग कर दिया ना, e की पावर अल्फा इंटू e की पावर आयोटा बीटा। इसको भी ऐसे कर लिया, e की पावर अल्फा एक्स, e की पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स। बात समझ आ रही है? ये आ गया e की पावर अल्फा एक्स, ये आ गया e की पावर बीटा आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस बीटा आयोटा एक्स, e की पावर अल्फा एक्स कॉमन। इस पे वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है। ये देखें, इसे आयलर फॉर्मूला लगाया cos बीटा एक्स आयोटा साइन बीटा एक्स, साथ c आ गया। इस पे आयलर फॉर्मूला लगाया d cos बीटा एक्स माइनस d आयोटा साइन बीटा एक्स। अच्छा, यहाँ पे आप समझेंगे यहाँ इसके साथ माइनस क्यों आया, इसके साथ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि cos ऑफ माइनस बीटा प्लस cos बीटा होता है और साइन ऑफ माइनस बीटा माइनस साइन बीटा के बराबर होता है। इसलिए साइन वाली टर्म के साथ तो माइनस आया है, लेकिन cos वाली टर्म के साथ माइनस नहीं आया। फिर वही काम किया, cos के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लिए, साइन के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लिए, इसको एक नया कांस्टेंट a दे दिया, इसको नया कांस्टेंट b दे दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो तरीकों से सॉल्यूशन निकालना सिखा दिया है। कौन कौन से दो तरीके? केस 1 हो, रूट्स रियल और रियल हूं और डिस्टिंक्ट हूं, तो फिर आंसर आता है y इक्वल टू e की पावर k1x प्लस e की पावर k2x, दोनों के साथ एक कोफिशिएंट आ जाता है। लेकिन अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाएं तो फिर ये आंसर होगा, फिर ये आंसर होगा। इसमें अल्फा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और बीटा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, हमने साबित भी कर लिया है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम सीख सकते हैं। ये देखें, मैंने आपके लिए एक की पॉइंट लिखा है,
कि इफ द एक्सिलरी इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स, एक ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। अभी हमने साबित, अब ये डायरेक्ट ज़बानी आप याद भी रख सकते हैं, आप ज़बानी याद भी रख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाल लें और फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने के बाद आप इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये आप चीज निकल आएगी, आपको ये रखना है। तो बीटा हमेशा इधर आएगा, ये देखें बीटा इधर आएगा और अल्फा ई की पावर में चला जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। आप डायरेक्ट ज़बानी याद भी रख सकते हैं, कोई बड़ा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट आपके लिए कुछ टास्क्स हैं, ये आपने इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो अभी तक मैंने आपके लिए एक ही टास्क रखा है और इसमें आप के लिए थोड़ा सा हिट भी है। एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, अल्फा -1 आएगा और बीटा ही आएगा, ये आपने निकालना है और फिर आपने इसका नीचे जनरल सोल्यूशन लिखना है। ठीक होगी बात। अब आखिरी पॉइंट कि अगर रूट्स रियल हों तो फिर आपने क्या करना है। अगर आपके रूट्स रियल हों तो फिर आपने क्या करना है। तो ये देखें, इफ द एक्सिलरी इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, रियल और रिपीटेड, दोनों आंसर 2 2 आ गया, सेम आंसर आ गया, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन विल बी a प्लस बीटा एक्स ई की पावर के एक्स। तो ये आपके पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन कुछ इस अंदाज में होगा। लुक एट दैट, इसमें तो e की पावर के एक्स आएगा एक दफा, a प्लस बी एक्स ई की पावर के एक्स, ये आपने याद रखना है कि अगर आपका जो रूट्स आए वो रिपीटेड आए, जब रूट्स रिपीटेड आएंगे तो के एक आंसर आएगा ना, मतलब 2 2, तो के की वैल्यू एक है, रूट की वैल्यू एक ही होगी ना, 2 एक रूट होगा, तो वो तो e की पावर के एक्स में बन जाएगा। तो कांस्टेंट आएंगे a प्लस बी एक्स, दूसरे के साथ बी एक्स काट देंगे, एक्स ना लगा देना तो फिर ये रूट दोनों सोल्यूशन सेम हो जाते हैं। तो एक्स की वजह से ये दोनों डिफरेंट सोल्यूशंस हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन भी है। तो आप ये तीन चीजें याद रख लें। मैं रिपीट करता हूं कि आपने आज के लेक्चर में क्या सीखा है। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाई है, जनरल इक्वेशन की, और ये थी एक्सिलरी इक्वेशन, ये थी जनरल इक्वेशन और ये थी आपकी एक्सिलरी इक्वेशन, ये हमने बनाई। फिर हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि जो रूट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ठीक होगी बात। केस 1 में हमने कहा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर 4ac से बड़ा हो तो फिर रूट्स रियल भी होते हैं और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ होते हैं, जैसा आपने एग्जांपल में भी देखा था। तो एक रूट k1 हो गया, एक रूट k2 हो गया, इसका आंसर वही होगा जो आप पिछले एग्जांपल्स में भी करते रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी आपने देखा था शुरू में। तो ये इसका आंसर होगा a e की पावर k1x प्लस b e की पावर k2x। तो ये मैंने की पॉइंट लिखा हुआ। दूसरा केस था कि रूट्स रिपीटेड हो जाए लेकिन वो रियली, तो इस केस में मैंने अभी आपके लिए बताया है कि ये की पॉइंट 8 काम करेगा। सॉल्यूशन की शक्ल कुछ इस तरह से होगी, जो रिपीटेड रूट होगा वो e की पावर के एक्स में आ जाएगा और इसका कोफिशिएंट बनेगा a प्लस बी एक्स। तीसरा केस है डियर स्टूडेंट्स कि रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो, बी स्क्वायर लेस देन 4ac, डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस हो, तो रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन विल बी कॉम्प्लेक्स, k1 और k2 विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए फिर हमने जो की पॉइंट ये 7 था गालबन, ये वाला, इसमें हमने चेक किया कि अगर एक्सिलरी इक्वेशन, इफ एक्सिलरी इक्वेशन हैज रूट्स दिस, ये कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे मैंने आपको एक बात ये भी समझाई थी कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं किसी भी अलजब्राइक इक्वेशन के, तो हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं। ये देखें अल्फा प्लस बीटा योटा, और ये इसका कॉन्जुगेट है अल्फा माइनस बीटा योटा। तो इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो ये होगा, कैसे कि जो रियल पार्ट है वो e की पावर बन जाएगी e की पावर अल्फा x, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो कॉस और साइन का एंगल बन जाएगा, a cos ऑफ बीटा x प्लस b साइन ऑफ बीटा x। तो ये आपके पास कंप्लीट एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। तो हमने स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में अगेन एक्सिलरी इक्वेशन देखी, एक्सिलरी इक्वेशन जनरल इक्वेशन देखी, और हमने कहा कि इसके तीन पॉसिबल केस बन सकते हैं। केस 1 रूट्स रियल हूँ और डिस्टिंक्ट हूँ,
सोल्यूशन कैसे लिखना है। दूसरा केस हमने ये देखा कि रूट्स रियल हों, रिपीटेड हों, सोल्यूशन कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया की पॉइंट 8 में। और तीसरा केस ये बनता है कि रूट्स कम्प्लेक्स आ जाएं तो फिर की पॉइंट 7 जो आपके सामने नजर आ रहा है, तो आपके रूट्स इस तरीके से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके लिए ना स्क्रीन ऑफ करता हूँ शेयरिंग, ताकि आप क्वेश्चन वगैरह कर सकें।